कहानी की शुरुआत होती है एक जापानीज आदमी से, जिसकी जब आंख खुली तो उसने खुद को एक चमकदार सफेद कमरे में पाया। कमरे में न कोई दरवाजा था, न खिड़की और न ही कोई छत। वो आवाज लगाता है पर वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे वो दीवार की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। जिज्ञासा और हैरत में वो उसे छूता है और फिर दबा देता है। अचानक कमरे की दीवारों और फर्श से हजारों छोटे छोटे हंसते हुए फरिश्ते बाहर निकल आते हैं। कुछ सेकंड तक वो वहाँ मंडराते हैं और फिर दोबारा दीवारों में समा जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो अपनी जगह पर नए नए बटन छोड़ जाते हैं। अब आदमी को एहसास हो चुका था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। दरअसल यह एक लर्निंग स्टेज था जहाँ उसे हेवन ने किसी वजह से भेजा था। वो उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने बटन दबाया था और अचानक डर के मारे चीखने लगता है, क्योंकि अब वो हजारों बटनों के बीच फंस चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है एक मैक्सिकन फैमिली की तरफ। घर का जवान बेटा जो पेशे से एक रेसलर था, आज रात उसका एक बेहद खतरनाक मैच होने वाला है। उसकी माँ परेशान है क्योंकि उसका अपोनेंट उससे आधी उम्र का है। पिता उसे तसल्ली देते हैं, चिंता मत करो, उम्र के साथ तजुर्बा आता है, मुझे यकीन है आज हमारा बेटा ही जीतेगा। इतने में एक कार आती है जो उसे फाइट के लिए लेने आई थी और वो निकल पड़ता है अपने मुकाबले की तरफ। उधर जापानीज आदमी को अब समझ आ चुका था कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। वो तय करता है अब इन बटनों को आजमा कर देखा जाए। वो एक बटन दबाता है तो वहाँ एक टूथब्रश आ जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि हर बटन किसी अलग चीज से जुड़ा है। कभी कोई फ्लावर वेज गिरता है, कभी मेगाफोन निकलता है और बार बार वही बटन दबाने पर वही चीज दोबारा आती है। ऐसे ही करते करते उसने ढेर सारी चॉपस्टिक्स जमा कर ली। वो भगवान से प्रार्थना करता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है। लेकिन जवाब अब भी नहीं आता। फिर वो एक और बटन दबाता है। अचानक एक छोटी ट्रॉली उसके पैरों से टकरा जाती है। दर्द में कराहते हुए वो फिर एक बटन दबाता है, पर इस बार दीवार से एक बच्चे का पिछवाड़े जैसा आकार निकलता है जो उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। घंटों बीत जाते हैं। कमरा अब अजीब अजीब चीजों से भर चुका है। थक कर वो एक बोल दीवार पर फेंकता है जो गलती से एक और बटन दबा देती है और अचानक वहाँ सुशी की एक प्लेट गिरती है। वो दौड़ कर देखता है, वाकई वो जापान की पारंपरिक डिश सुशी ही थी। भूख से बेहाल वो खुश हो जाता है, मगर जल्द ही नोटिस करता है कि सोया सॉस नहीं है। वो बटन दबाता है पर फिर से सुशी आती है। दूसरा बटन दबाता है, फिर वही। कई बार कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार वो हार मान लेता है और बिना सॉस के ही सुशी खाने लगता है। भूख के मारे वो सूखी सुशी भी मजे से खा जाता है, लेकिन जैसे ही आखिरी पीस खत्म करता है वो दोबारा बटन दबाता है और इस बार सोया सॉस की बोतल गिरती है। गुस्से में वो कहता है, अब आई हो, बहुत देर कर दी तुमने, और बोतल को दूर फेंक देता है। अचानक एक और बटन दबाने पर उसे 3D ग्लासेस मिलते हैं। वो जैसे ही उन्हें पहनता है उसे सामने एक बेबी एंजल नजर आता है जो अपने खास बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। वो तुरंत उस बटन को दबा देता है, लेकिन तभी कमरा अंधेरे में डूब जाता है और एक उलटी गिनती शुरू होती है। वो घबरा जाता है। धीरे धीरे सारे बटन गायब होने लगते हैं और ऊपर से बच्चे का बड़ा सा पिछवाड़ा उसके ऊपर उतरने लगता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, पर जैसे ही गिनती खत्म होती है वो पिछवाड़ा रुक जाता है और फिर उसके ऊपर गैस छोड़ देता है। अब हम देखते हैं उस मैक्सिकन रेसलर को जो उस जगह पर पहुंच गया था जहां आज उसकी फाइट होने वाली है। वो अपने कपड़े बदलता है और फिर पूरी तैयारी के साथ मैच के लिए तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी अब तक सुपर डायमंड नाम की सुपर कॉमिक्स की 5 किताबें पढ़ चुका था। उसे पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था और एक्साइटमेंट में वो छठा पार्ट पढ़ना चाहता है। वो बटन दबाता है, लेकिन छठे पार्ट की जगह उसे सीधा 7वां पार्ट मिलता है। गुस्से में वो और बटन दबाता है जिससे उसे 8वां और 9वां पार्ट भी मिल जाता है, मगर छठा अब भी गायब था। तभी अचानक एक और बटन दबाने पर पीछे की दीवार खुल जाती है। एक छिपा हुआ दरवाजा नजर आता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन इस खुशी में वो भूल जाता है कि दरवाजा खोलने वाला बटन कौन सा था। वो अंदाजे से बटन दबाता है और अचानक दीवार से एक अफ्रीकी आदिवासी निकलता है जो एक दीवार से दूसरी दीवार तक भागने लगता है। वो घबरा जाता है और दूसरा बटन दबाता है, पर अब उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। वो और परेशान हो जाता है। आखिरकार जब वो एक और बटन दबाता है तो दरवाजा दोबारा खुल जाता है। वो दौड़कर उसकी तरफ बढ़ता है, मगर दरवाजा उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता है। वो फिर कोशिश करता है, पर इस बार भी वही होता है। अब उसे समझ आता है कि अगर वो बटन को दबाकर रखे तो दरवाजा खुला रह सकता है। वो कई अजीबो गरीब तरीके आजमाता है। कभी पैर से दबाकर दौड़ने की कोशिश करता है, कभी रस्सी से खींचता है, कभी दूर से फेन से हवा मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। फिर वो ट्रॉली पर बैठकर फिसलने की कोशिश करता है, पर वो भी गलत दिशा में चला जाता है। अब उसे समझ आता है कि बटन को किसी भारी चीज से दबाकर रखना होगा। वो पास रखा हुआ फ्लावर वॉस उठाता है और बटन के ऊपर रख देता है, मगर बटन फिर भी ऊपर उठ जाता है। वो सोचता है अगर मैं फूलदान में पानी भर दूं तो वो भारी हो जाएगा और दरवाजा खुला रहेगा। वो तुरंत पानी वाला बटन दबाता है, पर पानी सीधे उसके सिर पर गिरता है। वो फूलदान के पास जाता है, लेकिन पानी अब भी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा था। कई कोशिशों के बाद भी वो फूलदान में पानी नहीं भर पाता। इतना ही पानी जमा हो पाता है जिससे
बस एक पौधे को पिलाया जा सके। अब उसे दूसरा आइडिया आता है। वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी भरने लगता है। धीरे धीरे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। वो कुछ सुशी निकालना चाहता है मगर फूलदान का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए वो चॉपस्टिक्स की मदद से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। घंटों की मशक्कत के बाद वो काफी सुशी निकालने में कामयाब होता है। अब वो मुश्किल से फूलदान को उठाता है और बटन के पास ले आता है, मगर वहां जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से भूल गया है कौन सा बटन दरवाजे वाला था। घबराहट में वो एक बटन दबाता है और वही अफ्रीकी आदिवासी फिर से बाहर आ जाता है। वो दौड़ते हुए फूलदान से टकरा जाता है और फूलदान दो हिस्सों में टूट जाता है। आदमी गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन आखिरकार वो सही बटन ढूंढ लेता है। अब वो कोशिश करता है कि बटन को सुशी से ढक दे, पर बटन फिर ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप से दबाने की कोशिश करता है, मगर ये तरीका भी नाकाम रहता है। दरवाजा फिर बंद हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वो कई सारी पेन किलर गोलियां खाकर सोया होता है। जब वो उठता है तो उसे अपनी डेली रूटीन की याद आती है। उसे ब्रश करना है। वो पानी गिराने के लिए एक बटन दबाता है, पर वो गलत बटन होता है। इस बार ऊपर से एक लंबी रस्सी नीचे गिरती है और उसी पल उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर मैं इस रस्सी से झूल जाऊं तो दरवाजे तक पहुंच सकता हूं। वो बटन दबाता है, रस्सी पकड़कर झूलता है और आखिरकार टाइम रहते दरवाजे तक पहुंच जाता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि वहां एक और दरवाजा है और ये दरवाजा लॉक है। अब वो आदमी किसी तरह पहले दरवाजे के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन दरवाजा उसके कमर पर लग जाता है। गुस्से में वो दीवार पर एक बटन पर जोर से लात मारता है और अचानक कमरे के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी शायद उस दूसरे दरवाजे की होगी, मगर दरवाजे की तरह वो चाबी भी कुछ देर बाद गायब हो जाती है। अब उसे एक साथ दो काम करने होंगे, चाबी को पाना और दरवाजा खुला रखना। लेकिन सबसे पहले उसे वो बटन ढूंढना था जिससे चाबी आती है, क्योंकि हमेशा की तरह वो इस बार भी वो बटन भूल चुका था। वो दीवार पर एक रैंडम बटन दबाता है और अचानक एक सफेद कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगता है। वो डरकर पीछे हटता है। दूसरी बार भी वही होता है, पर तीसरी बार आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है। इस बार वो ज्यादा सावधानी से काम लेता है। वो बटन की तरफ इशारा करते हुए पीछे जाता है, वहां रखी सुशी उठाता है और आकर उस सुशी को उसी बटन के ऊपर रख देता है ताकि वो उसे भूल न जाए। लेकिन जैसे ही बटन दबता है, फिर से वही सफेद कुत्ता बाहर आ जाता है। वो फिर डर जाता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और अब एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटनों तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, मगर ये प्लान भी पूरी तरह नाकाम हो जाता है। वो फर्श पर गिरता है और तभी उसकी नजर एक प्लजर पर पड़ती है जो उसे किसी पुराने बटन से मिला था। प्लजर देखते ही उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर मैं प्लजर की मदद से दीवार पर चिपक जाऊं तो बटन दबा सकता हूं। पहली बार में वो नाकाम रहता है, पर कुछ कोशिशों के बाद उसका प्लान काम करने लगता है। अब वो रस्सी पर झूलता हुआ प्लजर की मदद से दीवार पर चिपककर सही बटन दबा देता है। फिर उसी प्लजर से खुद को पीछे धकेलता है और हवा में तैरती चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो पैर से दरवाजे वाले बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वो जल्दी से चाबी लगाता है, लॉक खोल देता है और खुशी से मुस्कुराता है। उसे लगता है अब वो आजाद हो जाएगा, मगर दरवाजा खुलता नहीं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि ऊपर एक और लॉक लगा होता है जिसे खोलने के लिए 3 नंबर का पासकोड चाहिए था। वो हड़बड़ाहट में फिर कमरे के अंदर लौट आता है, मगर इस बार भी दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो प्लजर उठाकर दीवार पर फेंकता है और जैसे ही वो दीवार से टकराता है, एक बटन दब जाता है। अचानक वही अफ्रीकी आदिवासी दीवार से बाहर निकल आता है। इस बार जब वो उसकी तरफ गौर से देखता है तो नोटिस करता है उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए हैं। वो तुरंत समझ जाता है ये तीनों नंबर दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासकोड हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी, दरवाजा सीमित समय के लिए ही खुला रहता था, इसलिए अब वो तेजी से दीवारों के अंदर जाता है। हर बार सही बटन दबाकर मुश्किल से खुद को बचाता है और एक एक नंबर याद रखता है। आखिरकार वो तीनों कोड डाल देता है। लॉक खुल जाता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुलता। उसे एहसास होता है दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है और अब कमरे में इतनी कम जगह बची थी कि वो दरवाजा पूरा खुल ही नहीं पा रहा था। वो 3 फीट की जगह में फंस जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं जब वो बटनों से मिलने वाली अजीब अजीब चीजों के साथ खेला करता था। उसे एहसास होता है कि भले ही वो वहां भी कैद था, पर कम से कम वहां मन बहलाने के लिए बहुत कुछ था। अब कहानी लौटती है मैक्सिको की तरफ, जहां वही मैक्सिकन रेसलर अपने साथी के साथ रेसलिंग अरीना में पहुंच चुका है। ये मैच 2-2 लोगों के बीच होने वाला था। उनके सामने वाले अपोनेंट बेहद ताकतवर थे और जैसे ही मैच शुरू होता है, वो दोनों मिलकर उसके साथी को बुरी तरह पीटने लगते हैं।
वही वो जापानीज आदमी अचानक साइड वाली दीवार से अपने चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस करता है। हैरानी में वो उस दीवार को छूता है और देखता है कि उसमें एक बारीक दरार है। उसे तुरंत एहसास होता है कि ये दीवार नकली है। बिना समय गवाए वो उस दीवार को खोलता है और एक रहस्यमयी होलवे में दाखिल हो जाता है जहाँ अनगिनत दरवाजे थे। वो रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था, मानो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। वो दौड़ता रहता है और आखिरकार जब होलवे खत्म होता है तो वो एक और कमरे में पहुंचता है। अचानक उसके बाल लंबे हो जाते हैं और उसके कपड़ों पर बने पोल्का डॉट्स का रंग फीका पड़ जाता है। इस अजीब बदलाव से वो हैरान रह जाता है। तभी उसे बहुत सारे फरिश्ते की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, लेकिन इस बार कमरा छोटे नहीं बल्कि बड़े फरिश्तों से भरा हुआ था। वो कुछ देर तक वहाँ रहते हैं, फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते हर एक दीवार पर अपना बटन छोड़ जाते हैं। पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। ये दरअसल दूसरा स्टेज था, प्रैक्टिस स्टेज। अब जापानीज आदमी लगभग हार मान चुका था। गुस्से में चिल्लाने लगता है। उधर मैक्सिकन रेसलर अब रिंग में उतर आता है। दोनों अपोनेंट उसे घेर लेते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। एक रेसलर चेयर उठाकर उस पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस कमरे में जापानीज आदमी को कुछ अजीब महसूस होता है। वो जैसे किसी अनदेखी ताकत के जरिए एक बटन की तरफ खींचता चला जा रहा था। जैसे ही उसने वो बटन दबाया, उधर रिंग में मैक्सिकन रेसलर की गर्दन अचानक बहुत लंबी हो जाती है। वो अपने सिर से दोनों रेसलर को गिरा देता है और मैच जीत जाता है। सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। जापानीज आदमी ऊपर देखता है, वहाँ फरिश्ते उड़ रहे होते हैं और अब कमरे की छत नहीं थी। दरअसल ये वो जगह थी जहाँ मौजूद हर बटन से दुनिया की घटनाएं नियंत्रित की जाती थी। अब वो उन बटन को दबाने के बजाय उनका इस्तेमाल सीढ़ियों की तरह करने लगता है। हर बटन को छूते हुए ऊपर चढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है तो बटन दबने से धरती पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कहीं फूल खिलने लगते हैं, कहीं पेंगुइन्स गिर पड़ते हैं, कहीं हाथी की मौत हो जाती है। हर वो चीज जो खुदा के इरादे से तय होती है अब इस आदमी की उंगलियों के इशारों पर बदल रही थी। वो जितना ऊपर चढ़ता जाता है, इन बटनों का असर उतना ही गहरा होता जाता है। अब उनका असर सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं था, बल्कि इंसानियत, मशीनों और तकदीर तक पहुंच चुका था। कभी टोस्टर अपने आप चल पड़ता, कभी कोई इंसान मून पर फिसल जाता। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंचता है तो उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे हो चुके होते हैं। अब उसे बटन छूने की भी जरूरत नहीं। वो फरिश्तों की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर वो अपने पिछले दोनों कमरों के तजुर्बे याद करता है और भगवान की भूमिका को कबूल करता है। अब वो समझ चुका था कि बटन दबाने का काम हाथों से नहीं बल्कि सोच से भी किया जा सकता है और उसे अब मानवता के लिए सबसे बड़े फैसले लेने हैं। धीरे धीरे वो चुनिंदा तौर पर इंसानियत की सबसे बड़ी हिट्स चुनने लगता है। जैसे जैसे उसका काम पूरा होता है, कमरे की दीवारें गायब होने लगती हैं। उनकी जगह रोशनी से बने पंखों का एक घेरा बन जाता है। फिर एक ऊर्जा से भरा पोर्टल खुलता है और वो उसमें तैरता हुआ दाखिल हो जाता है। अब वो आखिरी कमरे में पहुंचता है जो भविष्य का कमरा था। इस कमरे की एक दीवार पर पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ था और वो सभी लोगों की आवाजें सुन पा रहा था। सामने एक बड़ा सा बटन था, पर ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी भी उसी सफेद कमरे की तरह है, जहाँ हर पल, हर फैसला एक बटन है। कुछ बटन हमें खुशी देते हैं, कुछ दर्द और कुछ ऐसे नतीजे जिनकी उम्मीद हम कभी नहीं करते। लेकिन असली बात यह है कि हर गलती, हर कोशिश हमें अपने अगले कमरे के थोड़ा और करीब ले जाती है। उस जापानी आदमी की तरह हम सब भी जिंदगी के बटनों को समझने में लगे हैं। कभी सही दबाते हैं, कभी गलत, पर सीखते जरूर हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से शुरू हो।